सो लास्ट हम स्टीफेंस लॉ कर रहे थे। स्टीफेंस लॉ पर हम ये दो क्वेश्चंस कर चुके थे। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं स्टीफेंस लॉ के ऊपर। तो स्टीफेंस लॉ में अगर ब्लैक बॉडी नहीं है तो क्या चेंज आता है? दिस वाज स्टीफेंस लॉ ना, एनर्जी सिग्मा टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। दिस इज फॉर अ ब्लैक बॉडी। लेकिन अगर आप जो बॉडी ले रहे हैं, इफ दैट्स नॉट एन आइडियल ब्लैक बॉडी, क्या चेंज आता है? रेवन, नोमा, सालिक, अगर बॉडी आइडियल बॉडी नहीं है, कांस्टेंट के साथ जनरल बॉडी का ये हो जाता है, इंक्लूड कर दिया जाता है। एमिसिविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, एमिसिविटी की टर्म आने लगती है। सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखो। शुरू के दो क्वेश्चन जो हमने किया था दैट वाज फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। लेकिन अगर आपके पास परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, एक जनरल बॉडी कुछ दी हुई है, तब देखो आप कैसे यूज करो। जैसे यस, ये क्वेश्चन के मैंने ऑपरेटिंग टेम्परेचर of a bulb of power 60 watt is 3000 Kelvin. If surface area of filament be 25 mm square, find its emissivity. चलिए सॉल्व कीजिए। कैलकुलेट कीजिए, बताइए मुझे फाइनल क्या आंसर आ रहा है। चलो, डेविन का कुछ आया आंसर। और किसी का कुछ आंसर? देखिए, आपको एक बल्ब दिया हुआ, पावर ऑफ द बल्ब इज 60 वॉट और जो टेम्परेचर है दैट इज 3000 क्या। टेम्परेचर ऑफ द बल्ब इज 3000 Kelvin। पावर आपको दी हुई है, पावर इज 60 वॉट। एमिसिविटी तो देखिए, पावर, एमिसिविटी और टेम्परेचर में मैंने रिलेशन लिखा था। पावर रेडिएटेड कहीं लिखा था। पावर रेडिएटेड होता है सिग्मा इंटू एरिया इंटू टी टू द पावर, दिस इज फॉर अ ब्लैक बॉडी। अगर ब्लैक बॉडी नहीं है, कोई जनरल बॉडी है, तो उसकी एमिसिविटी से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो जो पावर रेडिएटेड होगा, इसे आप लिखोगे ऐसे, एप्सिलॉन सिग्मा एरिया टी टू द पावर 4। एक एक वैल्यू दी हुई है, सब्स्टिट्यूट कर दो। पावर गिवन है 60 वॉट, एमिसिविटी नोन नहीं है,
सिग्मा इज 5.67 into 10 raised to the power, कितना था एमिसिविटी, ये स्टीफेंस कांस्टेंट 5.67 into 10 raised to the power minus 8 watt. -8 watt into area, it's 25 mm square. 25 into 10 raised to the power -6 into temperature. टेम्परेचर कितना है इसका? टेम्परेचर इज 3000 केल्विन. 3000 to the power 4. एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, एमिसिविटी आ जाएगी. मैं आंसर बता देता हूँ 0.5. 3000. हाँ 3000 ना, 3000 कैलकुलेशन में कितना दिया? 3000. सर आपने ऊपर t = 300 लिख रखा है. ओके सर, 3000. सॉल्व करो सर. So that was about Stephen's Boltzmann law. Stephen Boltzmann law के बाद बस अब एक दो चीजें ही बची हैं, रेडिएशन कंप्लीट. नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ. न्यूटन्स लॉ. देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ना आपको सिर्फ रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट के बारे में बताता है. जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि मैंने एक चाय का कप लिया, उसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस और एनवायरमेंट का टेम्परेचर है कितना होगा अभी, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है. और मैंने एक कप लिया 50 डिग्री सेल्सियस, एनवायरमेंट का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस. इस चाय के कप का टेम्परेचर 100 से 90 होना है, 10 डिग्री सेल्सियस गिरना है. इसका टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेल्सियस गिरना है. मुझे बता सकते हो 100 से 90 पहले होगा टेम्परेचर या 50 से 40 पहले होगा, या एक ही टाइम लगेगा? क्या लगता है आपको? सर 50 से 40 पहले हो. 100 से 90 पहले. जितना ज्यादा एनवायरमेंट में और बॉडी के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, वो चीज उतनी जल्दी ठंडी होती है. अगर आप पानी लोगे, पानी आपने बहुत गर्म किया, बॉईल किया और उसे रख दिया, बहुत हॉट वाटर से ल्यूकवार्म होने में कम टाइम लगता है. लेकिन एक बार वाटर ल्यूकवार्म हो जाए, गुनगुना सा हो गया, तो बहुत देर तक गुनगुना सा रहता है. तो जितना ज्यादा बॉडी के टेम्परेचर और एनवायरमेंट के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, बॉडी उतनी तेजी से हीट लूज करती है. और जितना बॉडी के टेम्परेचर एनवायरमेंट के टेम्परेचर में कम डिफरेंस है, बॉडी उतनी कम हीट, उतना कम तेजी से हीट लूज करेगी. बस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपको यही बताता है. समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा डिफरेंस होगा बॉडी के टेम्परेचर और एनवायरमेंट के टेम्परेचर, बॉडी उतनी तेजी से हीट लूज करती है. तो इस केस में हीट तेजी से लूज करेगी 100 डिग्री सेल्सियस और 10 या 50 और 10. कहाँ हीट तेजी से लूज करेगी बॉडी? 100. 100 और यहाँ बहुत तेजी से लूज करेगी, यहाँ कंपैरेटिव स्लो लूज करती है. दिस इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट जो होगा, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट is directly proportional to the temperature difference between body and the surrounding. और इसको आप लिख सकते हो, ये रेट T is temperature of body
हैवी फाइल। इसको मैं दूसरी साइड पर लिख रहा हूँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो ये सिर्फ ये कहेगा कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ये है dq over dt minus of dt is rate of loss of heat। इसे आप कहते हैं रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। तो जो भी रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होगा, माइनस साइन बता रहा है कि हीट लॉस हो रही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग। T naught is temperature of surrounding. Temperature of surrounding. T है temperature of body. T naught surrounding का temperature है, T body का temperature है. That's Newton's law. जब आप यहाँ पर proportionality का sign हटाते हैं, then you use a constant k minus dq over dt is some constant k into t minus t. एक तो स्टेटमेंट ये आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, बट ये स्टेटमेंट ना बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा आपके, इससे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसको चेंज इन टेम्परेचर में कन्वर्ट करना होता है। उसके लिए देखिए आप क्या करो, आप इस हीट को ऐसे लिख सकते हैं कि अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है देन दिस हीट इज mc डेल्टा टी और mc dt। c इज द स्पेसिफिक हीट, c इज द स्पेसिफिक हीट। Say this is equation number 1 and this is equation, and dt is change in temperature. This is change in temperature of body. ये जो आपको बॉडी दी हुई है उसके टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है दैट चेंज इज dt। तो इस dq की जगह आप mc dt सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 2 को 1 में। जब आप 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे यू विल गेट mc dt over dt is k t minus t। आप इन सब चीजों को राइट में ले जाओ, आप लिख सकते हो dt। इस mc को मैं राइट में ला रहा हूँ, ये चेंज इन टेम्परेचर है और ये टाइम है। तो मैं टेम्परेचर वाली टर्म एक साइड लेके जा रहा हूँ, टाइम वाली साइड दूसरी जगह लेके जा रहा हूँ। तो dt बाय t minus t naught with a negative sign is minus of k by, sorry, minus तो already है, it's k by mc to dt। ये जो एक्सप्रेशन है ये आपके काम आएगा। अब आप एक काम और करिए, ऐसे कई एक्सप्रेशंस निकलेंगे जो न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प करेंगे। इसको ऐसे लिख दीजिएगा dt over dt, पहले इसको यहाँ ले आओ, इट्स k by mc, ये नेगेटिव साइन में इधर ले आता हूँ into t minus t। अब यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, k भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है। इन कांस्टेंट को कंबाइन कर कर आप एक कैपिटल k कांस्टेंट कह दो, तो ये आ जाएगा इट्स dt over dt is constant k with a negative sign into t minus t। This is सबसे important relation, सबसे ज्यादा ये relation यूज होगा। dt is change in temperature, small dt is time and t is temperature of body और t naught is temperature of surrounding। अब आप एक काम और कर सकते हो, आप इसको इंटीग्रेट कर कर t का रिलेशन निकाल सकते हैं, ऑल्दो रिलेशन कभी यूज नहीं होगा बट इट होगी कैसे आता है। तो एक काम कीजिए, इस dt t minus t naught को नीचे ले आइए, माइनस k dt यहाँ ले जाइए, दोनों साइड इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। 1 by t minus t naught का जो इंटीग्रल होगा दैट्स log of t minus t naught और ये आ जाएगा माइनस ऑफ k t प्लस।
So this is it. Log of t minus t naught is minus of kT plus c. So देखिए log of t minus t naught और t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि log of t minus t naught और टाइम में ग्राफ प्लॉट कीजिए, then that graph will be a straight line with a negative. So न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का स्टेटमेंट देख लो, ठीक कहता है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट is directly proportional to temperature difference between body and surrounding. जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा बॉडी और सराउंडिंग में, उतना ज्यादा लॉस ऑफ हीट। तो इसमें लिखते तो बहुत कुछ है, लेकिन प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल में जो यूज होता है ये यूज होता है, या आप इसे यूज करेंगे कि टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है ये वाला इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, के इज सम कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ती। इसके सारे न्यूमेरिकल्स में आप दो इक्वेशंस बनाएंगे, कैंसिल करेंगे, तो ये के कैंसिल, इतना लिखो। सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। दिव्यांशु, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमने स्टार्ट किया है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि जो भी बॉडी हीट लूज कर रही है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, वो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बॉडी के टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है। तो मतलब ये मान लो मैंने एक चाय का कप लिया 100 डिग्री सेल्सियस पर, एनवायरमेंट का टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, बॉडी कुछ हीट लूज करेगी। और फिर मैंने एक चाय का कप लिया 50 डिग्री सेल्सियस पर, एनवायरमेंट का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, बॉडी लूज तो हीट अब भी करेगी, लेकिन पहले के कंपेरेबल रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट कम होगा। जितना ज्यादा बॉडी के टेम्परेचर और एनवायरमेंट के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, बॉडी उतनी ज्यादा हीट लूज करेगी। So that is dq or dt, rate of loss of heat is proportional to the temperature of body and temperature of surrounding. अब आप लिख सकते हैं इस dq को mc dt। तो अगर आप dq की जगह mc dt रखेंगे तो ये आ गया माइनस mc dt is kt minus t naught। mc को मैंने राइट में डिवाइड कर दिया, k by mc t minus t naught। इस k by mc को कैपिटल k कह सकते हैं। So dt by dt is minus kt minus t naught, k is some constant। दोनों साइड अब इस t माइनस टी नॉट को नीचे ले आया, टेम्परेचर वाली सब टर्म्स एक जगह ले जा रहा हूँ, बाकी टर्म्स एक जगह ले जा रहा हूँ, टाइम एक जगह ले जा रहा हूँ। इसको इंटीग्रेट कर दिया, 1 by t माइनस टी नॉट का इंटीग्रल log of t माइनस टी नॉट which is minus of kd plus c। log of t माइनस टी नॉट और टेम्परेचर लीनियरली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन।
सर थोड़ा सा ऊपर का रह गया था। अच्छा हाँ वो ठीक है। सर ये फॉर्मूले से दिखा दीजिए आप। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में ना रिलेशंस तो बहुत है, लेकिन काम सिर्फ एक ही आता है। लिखने पड़ते हैं क्योंकि एनसीईआरटी ने बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें। काम सिर्फ ये वाला आएगा, ये वाला एक्सप्रेशन। सर ये k अपॉन mc इक्वल्स टू k क्या है? देखो k कुछ कांस्टेंट था, m मास है, c स्पेसिफिक हीट है, तो k भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट भी कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट्स मिलकर एक बड़ा कांस्टेंट k लिख दिया। ठीक है सर। क्वेश्चंस देखिए इसमें। So first question, this topic is न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे बहुत ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो नहीं बनते, जो एक दो क्वेश्चंस हैं वो देखें। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। A body cools in 7 minutes from 60 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. What will be its temperature after next 7 minutes? तो कह रहे हैं 7 मिनट्स में 60 से 40 आ गया, कितना डिग्री कम हुआ टेम्परेचर? अरे 60 से 40 आ गया, कितना 20 टेम्परेचर कम हुआ? 20। कह रहा है नेक्स्ट 7 मिनट्स में कितना होगा? इसका गलत आंसर ये होता है कि फिर 20 हो जाएगा। कितनी हीट लूज कर रहा है वो डिपेंड करता है बॉडी का टेम्परेचर कितना था। तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो ये वाला है, जो आपने अभी डिराइव किया था, dt ओवर dt इज माइनस ऑफ k t माइनस t। बस इसमें दो केसेस होंगे, शुरू के 7 मिनट और नेक्स्ट 7 मिनट में। बस आप ये इक्वेशन लिख लो। देखो जरा, इन फर्स्ट 7 मिनट्स, तो देखो फर्स्ट 7 मिनट्स में इनिशियल टेम्परेचर इतना था बॉडी का, फाइनल टेम्परेचर इतना था, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आया? 60 माइनस 40 कितना आ गया? नहीं सॉरी, चेंज तो फाइनल माइनस इनिशियल करके निकालते हैं। 40 माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया। कितने टाइम में हुआ ये काम? कितने टाइम में टेम्परेचर चेंज हुआ 60 से 40? 7 minutes. 7 minutes. 7 मिनट्स। मिनट्स को मिनट्स में ही रखते हैं, इक्वेशंस कैंसिल होंगी तो यूनिट प्रिजर्व हो जाएगी। टी नॉट एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कितना है? 10 डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस। आपको चाहिए टी। अब टी बॉडी का टेम्परेचर। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि बॉडी का टेम्परेचर 60 ले या 40 ले, है ना? टी टेम्परेचर है ना बॉडी का, 60 ले या 40 ले, तो उसके लिए आप क्या करोगे? गुड देवन से यार आपका
60 लें या 40 लें, तो उसके लिए आप एक काम करो, टी एवरेज टेम्परेचर है बॉडी का, इनिशियल माइनस प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय कितना आ गया 50। टी बॉडी का टेम्परेचर होता है, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर तो वेरी कर रहा है 60 से 40, तो टेम्परेचर क्या लोगे बॉडी का एवरेज। अब ये आप यहाँ वैल्यूज रखिए, डी टी कितना है -20, टाइम कितना हो गया 7, याद रखना मिनट्स में, माइनस के, कॉन्स्टेंट है इसकी टेंशन मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, 50 माइनस एनवायरमेंट का टेम्परेचर -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सो ये आ गया 20/7 is k multiplied by 40, that's first for 7 minutes. Next 7 minutes में फिर यही सब चाहिए, चेंज कितना आएगा बताएगा। मान लो नेक्स्ट 7 मिनट्स में जाकर टेम्परेचर कुछ हो जाता है, टी प्राइम हो जाता है, चेंज कितना होगा, कहाँ से डिक्रीज हो रहा है, 40 से जा रहा होगा ना, ऐसे तो टी हुआ होगा प्राइम माइनस 40। पहले, यस 60 से 40 हुआ, फिर 40 से कुछ टी प्राइम हुआ होगा, चेंज कितना आएगा टी प्राइम -40, टाइम कितना लगा फिर से वो 7 मिनट्स कह रहा है, टेम्परेचर कितना होगा बॉडी का, इनिशियल टेम्परेचर 40, फाइनल टेम्परेचर टी प्राइम डिवाइडेड बाय 2, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर सेम है विच इज 10 डिग्री सेल्सियस। ये सारा सब्स्टिट्यूशन आप यहाँ कर दो, तो जो dt है दैट्स t प्राइम -40 डिवाइडेड बाय 7 मिनट्स which is equal to -k, t minus t naught, t is 40 plus t prime divided by 2 minus 10, डिवाइड करो 1 और 2 and get the value of t prime, चलिए इतना करिए, यहाँ तक लिखिए, फिर दोनों को डिवाइड कीजिएगा और मुझे बताइएगा टी प्राइम कितना है। लेंदी नहीं, इतना टाइम लग रहा है, तो जल्दी करो उसे। गुड नोआ। और किसी का है? सर स्क्रॉल डाउन करिए।
सर आंसर है कितना? कितना है आपका? सर मेरा 40 से ज्यादा है। नहीं 40 से तो कम आएगा, तो 40 से तो कम हो रहा है। अगर यूनिफॉर्मली डिक्रीज होता तो 40 से 20 हो जाता, लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं होता तो 20 से थोड़ा सा ऊपर आएगा एक्सपेक्टेड। नहीं नहीं देवेन, सही आ रहा है आपका, सही है। देखिए अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे ना, डिवाइड करते हैं, सो यू विल गेट 20/7 by, you will get 20 divided by 7 divided by t prime minus 40 by 7 is equal to, this is कहाँ गया, ये था k into 40, ठीक आ रहा है सारे, k into 40 divided by ये k into 40 plus t prime divided by 2 minus 10. So देखिए this 7 will cancel this 7, this k will cancel this k, so you have 20 और नीचे आ रहा है t prime minus 40 which is equal to its 40 by minus of 40 plus t prime minus 20 divided by 2. इसको ऊपर ले जाइए, so 20 by t prime minus 40 is 80 by minus 40 minus t prime plus 20. So ये 1 और ये 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो minus 40 minus t prime plus 20 is 4t prime minus 160. इसको लेफ्ट में ले आओ, -40 plus 20 plus 160 is 5t prime. 140 is 5t prime. t prime आ गया 140 by 5, 28. So t prime is 28. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर हमेशा क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करो, दो इक्वेशंस बनेंगी और दोनों इक्वेशंस का रेशियो लीजिए, जो कांस्टेंट टर्म है वो कैंसिल हो जाती है। क्या गड़बड़ कर दी थी अक्षत? नहीं अक्षत नहीं है, दिव्यांशु। सर माइनस साइन भूल गया था मैं, अभी ज्यादा आंसर आ रहा था, बाकी कैलकुलेशन सारी सेम ही थी, बस माइनस नहीं लगा था।
देखिए नेक्स्ट है ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। देखो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है। अगर आपने अच्छा ब्लैक बॉडी कैसा एमिटर, इट्स अ गुड एमिटर और बैड एमिटर? ब्लैक बॉडी, Good emitter. ब्लैक बॉडी इज अ गुड एमिटर। तो अगर आपने ब्लैक बॉडी ली, ब्लैक बॉडी जो एनर्जी एमिट कर रही है फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, वो एनर्जी और वेवलेंथ आपने प्लॉट किया, तो जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस आता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है ये हर पॉसिबल एनर्जी एमिट कर रही है, हर पॉसिबल वेवलेंथ एमिट कर रही है, हर वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग इसके पास कुछ एनर्जी। दिस इज एट सम टेम्परेचर T। आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये कर्व कुछ ऐसा होता है, और टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये कर्व कुछ ऐसा हो जाएगा आपको ना। दिस इज टेम्परेचर, दिस फॉर टेम्परेचर T1, this is T1 temperature, this is for T2 temperature, this is for T3 temperature. T3 is greater than T2 is greater than T1। तो आपसे कहता है जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, इससे क्या क्या आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, इसे कहते हैं ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। तो देखो पहला जो आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, बताओ स्पेक्ट्रम कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है? कहीं ब्रेक्स तो नहीं आ रहे, कहीं डिसकॉन्टिन्यूटी तो नहीं, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो आप लिख सकते हो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम इज कॉन्टिन्यूअस, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस। और देखो इसमें जो एनर्जी है वो हर वेवलेंथ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, किसी एक वेवलेंथ के लिए ज्यादा एनर्जी होगी, इस वेवलेंथ के लिए एनर्जी कम है, इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा है। सो एनर्जी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, एनर्जी इज नॉट distributed equally among all wavelength। तो सारी वेवलेंथ्स में जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, किसी एक वेवलेंथ में एनर्जी बहुत ज्यादा है तो दूसरी वेवलेंथ में एनर्जी कम। पहली चीज। सेकंड पार्ट, किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की, और जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। एनर्जी एसोसिएटेड with radiation of particular wavelength increase with increase in temperature। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी। फोर्थ देखो, कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है हर टेम्परेचर पर जिसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी मैक्सिमम होती है, लैम्डा। फिर देखो नेक्स्ट टेम्परेचर पर ये वो वेवलेंथ है जिसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी मैक्सिमम, और देखो और हाई टेम्परेचर पर ये वो वेवलेंथ है जिसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी मैक्सिमम। तो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम में हमेशा कोई एक वेवलेंथ ऐसी होती है जिस पर एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो नेक्स्ट देखो, as wavelength increases energy emitted increases। जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीजेस होगी एनर्जी एमिटेड इंक्रीजेस होगी, reaches a maximum for particular wavelength, lambda and then decreases। किसी एक वेवलेंथ के लिए एनर्जी मैक्सिमम होगी फिर उसके बाद डिक्रीज होगी।
अब ये देखो, वो वेवलेंथ जिसके लिए एनर्जी मैक्सिमम है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ रही है या कम हो रही है? फर्स्ट टेम्परेचर के लिए ये था लैम्डा, दूसरे टेम्परेचर के लिए ये लैम्डा है, तीसरे टेम्परेचर के लिए लैम्डा। इसे कंक्लूड करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इससे आप सन का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वो वेवलेंथ जिसकी कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी मैक्सिमम है, वो वेवलेंथ बढ़ रही है या कम हो रही है? अब सो गए क्या? सर आपने क्या क्या कवर बताया? कह रहा हूँ वो वेवलेंथ जिसकी कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी मैक्सिमम है, वो वेवलेंथ बढ़ रही है या कम हो रही है? सर कम बढ़ रही है। बढ़ रही है, देखना। ये वो वेवलेंथ थी जिसके लिए एनर्जी मैक्सिमम थी T1 टेम्परेचर। अच्छा T1 के ये हाँ वो सर फिर वेवलेंथ तो है घट रही जो है। कम T2 हो के रहा लिए है। मैक्सिमम। ये वो वेवलेंथ है जो T3 पर जिस पे मैक्सिमम। तो वेवलेंथ कम हो रही है। इसको आप ऐसे लिखोगे, फोर्थ पॉइंट, वेवलेंथ मैक्सिमम, वो वेवलेंथ जिसके लिए मैक्सिमम शिफ्ट टुवर्ड्स lower wavelength towards lower wavelength as temperature of black body increases. तो जैसे जैसे ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो वो वेवलेंथ जिस पर एमिशन मैक्सिमम होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, कम होती चली लोअर वेव। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम लिखो। और एक लास्ट चीज और है, इस कर्व के अंडर जो एरिया आ रहा है ना, ये वाला जो कर्व है, ये पूरा, इसको मैं दोबारा ड्रॉ करके लिख देता हूँ, ये लास्ट पॉइंट 6। तो अगर ये आपका स्पेक्ट्रम, दिस इज लैम्डा, दिस इज ई लैम्डा, ये ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, तो इसके अंदर जो एरिया आ रहा है, ये एरिया आपको टोटल एनर्जी बताता है। तो कहता है एरिया अंडर कर्व represents the total energy emitted by a perfect black body per second per unit area over complete range of wavelength. चलो जी, इसको लिख लो जल्दी से। Then one last topic, Finn's displacement law. जी, ठीक है, शुरू करूं? यस सर, फुल कर
सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। सर ये थर्ड हुआ ना एज वेवलेंथ वाला तो versus रिटर्न। स्क्रॉल कर दीजिएगा सर। इसको लिख लो, फिर एक पॉइंट और इसमें लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन आया हुआ था एक बार। देखिए वो आपसे ना कभी कभी ये भी 1 मिनट से लिख रहे मतलब ये ना बहुत इनसिग्निफिकेंट सा लगता है, स्कूल्स में भी ये बहुत रेयर आता है, बट जब आप जेई प्रीवियस ईयर्स देखोगे तो बहुत क्वेश्चंस, मतलब ये वो पोर्शन है जहाँ से इजी क्वेश्चंस आते हैं। वो यही कर्व उठा के दे देता है, पूछ लेता है कि अच्छा लैम्प टाइम टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेगा, या टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दिया तो एरिया पर क्या फर्क पड़ेगा। ये स्कोरिंग पोर्शन होता है बहुत। आंसर। तो देखो यहाँ एक बार क्वेश्चन आया था, कहता है अच्छा अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इस कर्व के एरिया पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या लगता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एरिया पर क्या फर्क पड़ेगा। सर हाँ जी। कम हो जाए। अरे ज्यादा हो जाएगा ना। एनर्जी बढ़ी ऊपर चला जाएगा, एरिया बढ़ेगा ना। एरिया इंक्रीजेस, बढ़ेगा ना, एनर्जी बढ़ रही है एरिया बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ेगा लेकिन कैसे बढ़ेगा टेम्परेचर के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेकंड पावर, थर्ड पावर, फोर्थ पावर। तो याद रखिएगा एनर्जी कैसी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4 स्टीफेंस लॉ। तो यहाँ भी जो एरिया इंक्रीज होगा दैट्स प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर स्टीफेंस लॉ। एरिया स्टीफेंस लॉ को शो, क्योंकि ये एरिया और कुछ थोड़ा ना बता रहा है, एनर्जी एमिटेड बता रहा है, और एनर्जी एमिटेड टेम्परेचर के साथ फोर्थ पावर के साथ जाती है। जो एरिया इंक्रीज होगा ये बता रहा है आपको फोर्थ पावर के साथ एरिया इंक्रीज होगा, स्टीफेंस लॉ बताना चाहिए। चलो ये हो गया। एक आखिरी टॉपिक रेडिएशन, इसको लिख लो प्लीज सर दिव्यांशु। ये लॉ कौन सा है? स्टीफेंस लॉ जो पढ़ा था हमने न्यूटन्स लॉ से पहले, स्टीफेंस फोर्स में। नोट कर लिया। चलो ये जो नोट्स है ना ये तुम्हारे, ये सिर्फ इस साल के नहीं है, मतलब ये 12th में भी जब तुम 11th का रिवाइज किया करोगे तो इन्हीं नोट से रिवाइज करोगे, जेई मेंस तक के लिए कंप्लीट है। कई बार तुम्हें रिवाइज करना है अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में 97 98 के ऊपर जाना है, बहुत ढंग से बनाओ ताकि रिवाइज करो। नेक्स्ट देखो एक लास्ट आता है जिसे कहते हैं विंस
डिस्प्लेसमेंट। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ हमने अभी पढ़ा है। देखो ये पढ़ा था ना कि वेवलेंथ जो होगी दैट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वो वेवलेंथ जिसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी एमिटेड मैक्सिमम होगी वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसी को विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। तो बस स्टेटमेंट लिख देता हूँ, वेवलेंथ lambda m corresponding to क्या लेके आ रहे हैं भैया? क्या बच्चों किसकी भाई हाँ। corresponding to which energy, नम्रा आपका माइक बार बार ऑन, energy emitted by black body is maximum is inversely proportional to absolute temperature so lambda m is inversely proportional। जब आप t का proportionality का साइन हटाओगे we use a constant b, इस b को कहते हैं Wien's constant, और b की वैल्यू होती है इट्स 2.9 into 10 raised to the power -3 मीटर कैल। दिस इज सर आपने बी लिखा है। हाँ बी है, बी ही है विंस कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का नाम है विंस कांस्टेंट, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए इसे लिख लीजिए, देखते हैं विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ पर एक न्यूमेरिकल। ये प्लैनेट्स का स्टार्स का टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है। विंस कांस्टेंट की डायमेंशंस भी पूछ लेता है, तो डायमेंशंस मीटर केल्विन है, लेंथ और टेम्परेचर की डायमेंशंस होंगी L1 के। बस एक बात का ख्याल रखना, यहाँ जो टेम्परेचर है केल्विन में लेना, सेल्सियस में मत लेना। चलो जी हो गया, नेक्स्ट देखिए, बस लास्ट क्वेश्चन खत्म, उसके बाद है वेवलेंथ corresponding to Emax for moon is 14 micrometer. Calculate surface temperature of moon. आपको मून का सरफेस टेम्परेचर चाहिए, तो देखिए लैम्डा जो होगा दैट्स b/t, तो जो टेम्परेचर है मून का दैट टेम्परेचर इज b by lambda, so b is 2.9 into 10 raised to the power -3. Lambda m आपको गिवन है 14 माइक्रोमीटर, so that's 14 into 10 raised to the power -6, इतना केल्विन मून का टेम्परेचर। तो किसी भी स्टार सन का अगर आपको टेम्परेचर चाहिए तो आप उसका ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम प्लॉट करते हो, और जिस वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी मैक्सिमम आ रही है, लाइक ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम आपने किसी का प्लॉट किया और आपने ये देख लिया कि जो एनर्जी मैक्सिमम है वो किस वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग, दैट्स इट। वो वेवलेंथ पता है आपको, आपको स्टार का टेम्परेचर पता है,
लिख लीजिए। So this completes thermal properties. अब इसके बाद ना नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज थर्मोडायनामिक्स, बट फॉर द टाइमिंग आई विल स्किप थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो कट हो गया है। लाइक हीट इंजन हुआ करता था, मेजर जो पोर्शन था कार्नेट साइकिल रेफ्रिजरेटर वो डिलीट हो गया है। तो हम पहले सॉल्व करेंगे इसे एसएचएम एंड वेव्स करेंगे एज द लास्ट यूनिट ऑफ योर सिलेबस, और जो थोड़ा बड़ा तो नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा डेप्थ में उसमें जाना पड़ता है। एसएचएम एंड वेव्स के बाद विल कम टू थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स 1 लेक्चर 2 लेक्चर, बट पहले मैं एसएचएम एंड वेव्स कंप्लीट करना चाहता हूँ। So from next class onwards, like from tomorrow, Monday, we start SHM. SHM के लिए मुझे ट्रिगो चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री हो गई आप लोगों की मैथ्स में? यस सर। यस सर। नो सर। ट्रिगो रिवाइज करके बैठना, ट्रिगो आनी चाहिए तुम्हें ढंग से। साइन कॉस का ग्राफ, टेन का ग्राफ, कॉट का ग्राफ, ये सब चीजें हम यूज करेंगे। चलिए ये कंप्लीट हुआ, आज तो नहीं कल से एसएचएम स्टार्ट करेंगे। दिस कंप्लीट होता है, रिवीजन शुरू कर दो। एसएचएम एंड वेव्स बहुत तेजी से हो जाता है, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी हो। चलिए आज यहीं छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू थैंक यू। सर। थैंक यू सर।